हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है कि साइको मतलब माइंड और फार्मेकोलॉजी यानी कि ड्रग्स, ठीक है, यानी कि जो भी ड्रग्स का हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट्स, उसे हम साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पहले के टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जो भी साइकेट्रिक इलनेस होती हैं, जो भी लोग एक बार पागल हो जाते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं होता, उनके लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, बट ये गलत बात थी। ठीक है, हमारे पास जो भी पेशेंट्स होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए कई सारी मॉडलिटीज होती हैं। एक तो साइकोफार्मेकोलॉजी है, नेक्स्ट साइकोथेरेपी है जो कि हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो सोमैटिक थेरेपीज थी, इंसुलिन थेरेपीज थी, उनका आजकल यूज नहीं किया जाता है, बट ईसीटी अभी भी यूज की जाती है। ईसीटी एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी क्या है? इज द ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ओके, तो जो भी ड्रग्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर, उसे हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं या फिर साइको एक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है इन ड्रग्स को साइकोट्रोपिक या फिर साइको एक्टिव? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी ड्रग्स होती हैं इनका काफी ज्यादा इफेक्ट होता है जो भी साइकिक फंक्शंस होते हैं। साइकिक फंक्शंस यानी कि जो भी हमारा थिंकिंग हो गया, बिहेवियर हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गए, मेमोरी हो गई, जो भी मेंटल सिम्टम्स आते हैं उनके ऊपर इसका काफी अच्छा असर होता है। इसलिए इसे हम साइकोट्रोपिक या फिर साइको एक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। अब ये जो भी हम साइकोफार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेंटल इलनेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर गड़बड़ी होना, डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, एसिटाइल कोलिन, इन सब का मैंने बताया था कि कम होता है तो क्या होता है, ज्यादा होता है तो क्या होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर्स आर मेनली कॉज ड्यू टू इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अब जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इन अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स पे अलग अलग ड्रग असर करती हैं अलग अलग तरह से। तो वही एक मेन हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ये जो न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी है, यानी कि जिस भी डिजीज में कम हो रहा है तो हम ड्रग के थ्रू उसको बढ़ा देंगे, या फिर ज्यादा बढ़ने की वजह से कोई डिजीज हो रही है, डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर को कम करके उसको वापस से नॉर्मल स्टेट में लेके आएंगे, ठीक है। मेन मैकेनिज्म ये रहता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स का एक्ट बाय इनहेंसिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ा देती है उनके रिलीज को, या फिर डिक्रीज कर देती है न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को, या ब्लॉक कर देती है स्टिमुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, या फिर इनहिबिटिंग एंजाइम ब्रेकडाउन, एंजाइम्स के ब्रेकडाउन को रोक देती है, ठीक है। तो इन सब तरह से जो ये सारी ड्रग्स होती हैं काम करती हैं, ठीक है। अब ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं इनका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या है? मेनली 5 कैटेगरीज के अंदर हमारी क्लासिफाइड है, ठीक है। 4 तो नोन है, एक थोड़ी सी अननोन टाइप की है, उसमें कुछ अलग अलग ड्रग्स आती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एंटी डिप्रेसेंट, दूसरी एंटी साइकोटिक। एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कई बार एंटी एंजाइटी और मूड स्टेबलाइजर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारा है, आपको सारा ही पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर। मैंने देखा है एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है, इन चारों में से ही एक ड्रग को पूछ लेता है, ठीक है। 5 नंबर के शॉर्ट नोट के अंदर पूछता है ज्यादातर इसको, ठीक है। और एक अदर्स में कुछ ड्रग्स होती हैं। तो क्या क्या हो गई? पहली तो एंटी डिप्रेसेंट हो गई, दूसरी एंटी साइकोटिक हो गई, तीसरी एंटी एंजाइटी या इसी को एंजियोलिटिक या फिर हिप्नोसिडेटिव ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स होती हैं, अदर्स में आ जाती है, जैसे कि हमारा एवर्जन थेरेपी के अंदर डाइसल्फिराम, एवर्जन थेरेपी इसके अंदर आती है डाइसल्फिराम, ठीक है। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स को हम और किन नाम से जानते हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स को हम मूड स्टेबलाइजर या फिर थाइमोलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होती हैं ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स का एक टाइप होती हैं, जो कि
क्या करती हैं, जो भी डिप्रेशन से होने वाले सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करने का काम करती है। ये जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का, उनको ये करेक्ट करती है। जैसे कि सेरोटोनिन के लेवल के कम हो जाने की वजह से, नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन, इन सब के लेवल के कम हो जाने की वजह से डिप्रेशन होता है। तो ये उनको वापस से नॉर्मल रेंज के अंदर लेके आती है और जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं उनसे पेशेंट को आराम मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी थी, ये आपको याद रखना होता है। इमिप्रामिन सबसे पहली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग थी, जिसका डिस्कवरी किया था थॉमस कोन ने 1958 के अंदर। ठीक है, इमिप्रामिन, इसे याद रखना। इंडिकेशंस क्या होते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के, हम देखते हैं कब, मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स कब देनी है। सबसे पहले तो डिप्रेशन के अंदर देना है, ओसीडी में दे सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर दे सकते हैं जब इंसान बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है, पीटीएसडी में दे सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस बार क्या हुआ था, जो भी रिसेंट का एग्जाम था उसके अंदर पीटीएसडी का फुल फॉर्म पूछ दिया था फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि पीटीएसडी का फुल फॉर्म क्या है, सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आप याद रखना। ठीक है, ये क्या होता है, जब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मतलब ट्रॉमा होने के बाद में इंसान के अंदर जब डर बैठ जाता है, थोड़ा सा इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। नेक्स्ट फिर फोबियाज के अंदर भी दिया जा सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर, और एनयूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग, जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उनके अंदर भी इमिप्रामिन का ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिर अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन में आप इसको ऐसे समझो, इट इंक्रीजेस द एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक तो सेल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक सेल्स के बाहर। तो ये क्या करता है, जो सेल्स के बाहर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके लेवल को बढ़ा देती है, क्योंकि कम होने की वजह से डिप्रेशन हुआ होता है, तो ये बढ़ाएगी तभी तो नॉर्मल होगा, तो ये बढ़ा के नॉर्मल लेवल पे ले आ देती है। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स एलिवेट द मूड ऑफ पेशेंट। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पेशेंट्स के मूड को एलिवेट करते हैं। Reuptake inhibitor drugs block the reuptake. Reuptake is the process of the neurotransmitter inactivation in the presynaptic neurons. इसको अभी हम समझते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है रीअपटेक, ये अभी हम समझेंगे। रीअपटेक का मेनली मतलब क्या है, जैसे कि आपको मैं यही समझा देता हूँ। ठीक है, कि ये वाला डायग्राम आप देखो, आपको ये पता होगा ना कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स नाम की जगह होती है, स्पेस होता है, जहां से क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, जो भी सिग्नल्स होते हैं उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में रिलीज करता है। ठीक है, अब ये रिलीज करता है, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिसेप्टर पर आते हैं और वहां से सिग्नल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कभी कभी ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर देते हैं। अब जब ज्यादा रिलीज कर देते हैं तो उनको ये यहाँ पे एक बैरियर लगा होता है। ठीक है, SERT यहाँ पे एक बैरियर होता है, इससे क्या होता है, वापस से जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो वापस से अंदर चले जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, जो रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं, वो इनको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए वो वापस से उसके अंदर ना जाने पाए। ठीक है, तो यही रीअपटेक का प्रोसेस है। ठीक है, वापस जाना और इनहिबिट कर देना यानी कि वापस जाने से रोक देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेवल बढ़ा हुआ रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स का। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है, मेनली 3 या 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो उनके हम मेनली जो डिवीजन है उसको हम समझते हैं। सबसे पहली होती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसे शॉर्ट में TCA बोलते हैं। इसी को मोनोअमीन रीअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं, MARIS। ठीक है, मतलब मोनोअमीन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, इनका नाम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के अंदर, सारी ड्रग्स के स्ट्रक्चर के अंदर 3 रिंग्स आती हैं। ठीक है, 1 2 3 रिंग्स आती हैं, इस वजह से इनका नाम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट रखा गया है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं इमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, टाइमिप्रामीन, ठीक है, डेसिप्रामीन, और ये क्या है, प्रोट्राइक्लिन, नॉरट्राइप्टिलिन,
ऐसे करके कई सारी ड्रग्स होती हैं, इनके नाम आप देख लेना। नेक्स्ट फिर है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI। ठीक है, ये इन्हीं ड्रग्स का मैंने आपको एक्शन बता दिया। ये क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं सेरोटोनिन को। मतलब जब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने सेरोटोनिन को रिलीज कराया, उसके बाद साइनेप्स के अंदर आ जाता है। फिर जितना यूज कर लिया रिसेप्टर्स ने उतना तो छोड़ दो, बाकी को अब ये वापस अंदर नहीं जाने देती, यहाँ पे ये चैनल को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये क्या है, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है SSRI का। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, जैसे कि फ्लोक्साटिन, फ्लोवोक्सामिन, पैरोक्साटिन, सेट्रेलिन, सिटलोप्राम, एसिटलोप्राम। ठीक है, ऐसे करके ये सारी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। अब नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, नाम याद करने में टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट फिर होती है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्या होती है, ये ड्रग्स होती हैं जो कि एंजाइम्स को मोनोअमीन ऑक्सीडेज is an enzyme which inactivate neurotransmitter like norepinephrine और serotonin। ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज होता है, ये एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिवेट कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन को। तो जब अब मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यानी कि अब ये जो एंजाइम है इसको अगर हमने रोक दिया तो इससे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ये क्या करता था, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम कर देता था, तो इसका उल्टा होने लग जाएगा। सो बाय इनहिबिटिंग मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम सिंथेसिस, लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्रीज इनटू द बॉडी व्हिच कॉज एलिवेटेड मूड। अब ये क्या होगा, हमारा लेवल बढ़ने लग जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर का, अगर हम इनहिबिट कर देंगे मोनोअमीन ऑक्सीडेज को तो वापिस से हमारा मूड नॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सेलेजिनिलीन, फिनाइलजीन, आइसोकार्बोक्साइड। ठीक है, ये सारी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट फिर है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होती हैं, ये जो नई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं उनको हम एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, जैसे कि ट्राजोडोन, ठीक है, नेफेक्साडोन, डोलोएक्सटीन, ठीक है, डोलोक्सिटीन। ये सारी ड्रग्स जो होती हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। अब कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप ये ड्रग्स को आप प्रोवाइड कर रहे होते हो किसी पेशेंट को। ठीक है, तो ड्रग बिगिन टू स्टार्ट देयर इफेक्ट इन लेवल ऑफ एनर्जी इन द पेशेंट इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि जब भी अगर हम इस ड्रग को स्टार्ट कर देते हैं किसी डिप्रेस पेशेंट में, तो उसके अंदर एनर्जी जो होती है, पहले जो डिप्रेशन में होते हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, वो कोई भी काम कर नहीं पाते हैं। तो ये क्या करती है, वापस से उनके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ाने लगती है। अगर मान लो पेशेंट के अंदर क्या हो, सुसाइडल टेंडेंसी हुई, तो अब उसकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, तो हो सकता है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, तो इसीलिए जो भी सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर ड्रग स्टार्ट करने के बाद हमें मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, नहीं तो वो अपने जो प्लान है उनका सुसाइड करने का वो उसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, उनकी वजह से कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि टैकीकार्डिया होना, डिसरिथमिया होना, हार्ट ब्लॉक होना या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। इसलिए जब भी इन सब ड्रग्स का यूज किया जाए तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है और सीवियरिटी इन दी लिवर डिसऑर्डर्स। अगर मान लो पहले से किसी पेशेंट को लिवर का डिसऑर्डर है तो उसके अंदर और ज्यादा सीवियरिटी हो सकती है हाइपरटेंशन की। सो नर्स शुड टेक प्रिकॉशंस व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एंटी डिप्रेसेंट टू द पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर और लिवर डिसऑर्डर। यानी कि आप जब भी किसी पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पेशेंट्स हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं या लिवर डिसऑर्डर है, तो उनको आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उनको ज्यादा टाइम देना है, उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। और एक बात का और ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना, उनके आसपास का एनवायरनमेंट एकदम ऐसा बना के रखना कि वो सुसाइड अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है,
नेक्स्ट फिर होती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं? इनको हम मेजर ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। ये जो भी मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी सिजोफ्रेनिक और न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। इसमें क्या होता है, इसको डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स भी बोलते हैं, क्योंकि डोपामीन के रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है। Antipsychotic drugs are the psychotropic medications used to reduce or control psychotic symptoms such as delusion, hallucination, disorganized thinking, and disturbed behavior by acting mainly on dopamine receptor in the brain। यानी कि ये ड्रग क्या करती है, एक टाइप की साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, एंटीसाइकोटिक्स। ये क्या करती हैं, जो भी साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं जैसे कि डिल्यूजन होना, हेलुसिनेशन होना, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग या डिस्टर्ब बिहेवियर है, तो वो क्या होता है, डोपामीन के लेवल के बढ़ जाने की वजह से, और ये डोपामीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से होता है। इस वजह से ये ड्रग क्या करती है, डोपामीन के रिसेप्टर पर एक्ट करती है और उसे वापस से नॉर्मल लेके आती है। ठीक है, इसीलिए इस ड्रग को हम डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है एंटी साइकोटिक्स का? मोड ऑफ एक्शन अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अननोन है, बट ऐसा माना जाता है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं इन द बेसल गैंग्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, सो लेवल ऑफ डोपामीन डिक्रीज इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इट इज बिलीव दैट डोपामीन कॉज साइकोटिक थिंकिंग। ऐसा माना जाता है कि जो डोपामीन होता है इसकी वजह से साइकोटिक थिंकिंग होती है, तो ये क्या करता है, डोपामीन के लेवल को डिक्रीज कर देता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, क्योंकि ये रिसेप्टर को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, और जो भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं ऑल्सो ब्लॉक द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, यानी CTZ, a zone in the medulla that is sensitive to certain chemical stimuli, so may produce nausea। ठीक है, ये जो CTZ होता है यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये एक जोन होता है मेडुला के अंदर जो कि सेंसिटिव काफी होता है, और इसकी वजह से नोजिया भी, वॉमिटिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेन प्रोड्यूस एंटी इमेटिक इफेक्ट। तो ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं ये हमारी एंटी इमेटिक्स का भी काम करती हैं, तो उनके भी में भी यूज कर लिया जाता है इसका। इंडिकेशंस कब कब देनी है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को? साइकोटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, कंट्रोल ऑफ टिक्स जो डिसऑर्डर होता है, एक मोटर डिसऑर्डर होता है, उसके कंट्रोल के लिए दिया जाता है। इंट्रैक्टेबल हिकअप्स यानी कि लगातार अगर हिचकी आती रहती है तब इसको प्रोवाइड किया जाता है, और एंटीइमेटिक्स का भी इसका यूज किया जाता है जैसे कि क्लोरप्रोमाजीन और क्लोरप्राजीन। ठीक है, इनका यूज किया जाता है एंटीइमेटिक्स की तरह। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हम समझते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का क्या क्लासिफिकेशन है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या है, मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। पहला तो फर्स्ट जनरेशन या फिर इसी को टिपिकल एंटीसाइकोटिक बोलते हैं, और दूसरी होती है सेकेंड जनरेशन या फिर इसी को हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, जो पहली जनरेशन की ड्रग्स थी ये क्या बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो थी, ठीक है, बट इनके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं, और ये मेनली पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के लिए ज्यादा इफेक्टिव थी, जैसे कि हेलुसिनेशन, अग्रेशन और डिल्यूजन में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी जो फर्स्ट जनरेशन वाली थी। ठीक है, जैसे कि क्लोप्रोमाजीन, ये पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग है क्लोप्रोमाजीन, याद रखना, हेलोपेरिडोल, पिमोजाइड और रेस्पेरिडोन। ठीक है, ये सारी जो है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं, और ये पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। जो सेकेंड जनरेशन होती हैं इनके जो है साइड इफेक्ट भी कम है, और प्लस ये क्या होती है, इफेक्टिव होती हैं जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, जैसे कि एपैथी होना है और एलोजिया होना। एपैथी यानी कि एब्सेंस ऑफ इमोशन, और एलोजिया यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि जब किसी के अंदर कोई इमोशंस ना आए, बोले ना, तो वो सब क्या होते हैं, ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं सिजोफ्रेनिया के। इनके अंदर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो कि सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं वो ज्यादा यूजफुल हैं, जैसे कि क्लोजापिन, ओलंजापिन और जिप्राजिडोन, रेस्पेरिडोन, ये सारी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं।
नेक्स्ट फिर अब हम साइड इफेक्ट्स समझते हैं, क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के जो है साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, यानी कि जो पहली वाली, जैसा मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर क्या क्या होगा, 50% तो एकाथेशिया। एकाथेशिया यानी कि पेशेंट जो होगा शांति से बैठ नहीं पाएगा, ठीक है, वो हमेशा चलता रहेगा, कुछ बोलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर टार्डिव यानी कि लेट डिस्किनेसिया 3% में होता है कि उनका जो मूवमेंट होता है, जो टोन होती है मसल्स की, वो डिफेक्टिव हो जाती है, जैसे कि नेक में स्टिफनेस हो जाना, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग होना, फेस अजीब सा हो जाना, टंग के मूवमेंट अजीब से होने, तो ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट फिर एक्यूट डिस्टोनिया। डिस्टोनिया यानी कि मसल टोन में अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सस्टेन मस्कुलर स्पाज्म कॉज इनवॉलेंटरी मसल मूवमेंट इन द बॉडी, यानी कि अब अचानक से मसल स्पाज्म हो जाना, जिसकी वजह से इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते रहते हैं बॉडी के। कोई गर्दन हिलाता रहता है, कोई बार बार अपनी जॉ हिलाता रहता है या टंग हिलाता रहता है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, डिस्टोनिया हो जाता है। नेक्स्ट फिर है न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसन डिजीज, यानी कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनके यूज की वजह से पार्किंसन डिजीज के कुछ सिम्टम आने लग जाते हैं 40% केसेस के अंदर, जैसे कि ट्रिमर्स, रिजिडिटी, ड्रूलिंग, ये सब चीजें। नेक्स्ट फिर एकाइनेशिया यानी कि मसल वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलता है, और ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी पार्किंसन ड्रग का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी यानी कि एंजियोलिटिक्स और हिप्नोसिडेटिव, हिप्नोसिडेटिव ड्रग्स, ठीक है, और जिसे कि हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी बोलते हैं। एंजियोलिटिक करके भी कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए सारे नाम यहाँ पे रख दिया है मैंने। और इन्हें क्या बोलते हैं, माइनर ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स यानी कि एक टाइप की ड्रग्स होती हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, जिनका यूज किया जाता है एंजाइटी को कम करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए, फियर को कम करने के लिए और नर्वसनेस को कम करने के लिए, विदाउट काउजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसमें इंसान अपने होशो हवास में रहता है, वो उसका कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होता है। ठीक है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट फिर होती है हिप्नोसिडेटिव ड्रग्स। अब हिप्नोसिडेटिव ड्रग्स का मतलब क्या होता है, दीज ड्रग्स दैट काम द पेशेंट। अभी ये ड्रग्स होती हैं जो कि पेशेंट को शांत कराती हैं, ठीक है, उन्हें हम सिडेटिव बोलते हैं, और जिनकी वजह से नींद आ जाती है उन्हें हम हिप्नोटिक बोलते हैं। ठीक है, और हिप्नोटिक और सिडेटिव दोनों को मिला के हिप्नोसिडेटिव ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, it depresses the subcortical region beneath the cerebral cortex level of the CNS, especially limbic system, reticular formation, emotional apparatus and इमोशनल ब्रेन। ये क्या करता है, जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड में एक पार्ट होता है, तो ये क्या करता है, उसको डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से इमोशंस कम हो जाते हैं। ठीक है, These drugs also act by enhancing the action of GABA. GABA यानी कि गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको इनहेंस कर देता है इसके एक्शन को, एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी ब्रेन। ठीक है, इंक्रीज्ड गाबा रिड्यूसेस एंजाइटी, सिडेशन, मसल रिलैक्सेशन और स्लीप इंडक्शन। ठीक है, अगर गाबा का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एंजाइटी कम होती है, सिडेशन कम होता है, और मतलब एंजाइटी कम होती है, सिडेशन होता है थोड़ा सा, और मसल रिलैक्सेशन होता है, और इसकी वजह से नींद आ जाती है आराम से। इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, यानी कि कब कब इस ड्रग को देना है, तो एंजाइटी न्यूरोसिस के अंदर, इंसोम्निया के अंदर, कन्वर्जेंस के अंदर, फोबिक न्यूरोसिस के अंदर, स्केलेटन मसल स्पाज्म के अंदर, प्री ऑपरेटिव सिडेशन होता है, मतलब ऑपरेशन के पहले सिडेट करने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट सीजर्स के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, और अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके क्लासिफिकेशन है,
तो ये भी 3 तरह से क्लासिफाइड है, ठीक है। इनका मेनली 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला बेंजोडाइजापीन। टुडे बेंजोडाइजापीन ग्रुप आर द ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी और इंसोम्निया। आज के टाइम पे बेंजोडाइजापीन ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट चॉइस होती है ट्रीटमेंट की एंजाइटी और इंसोम्निया के अंदर। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन है और एक तो सबसे पहला वेरी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मान लो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है तो उसका 2 से 5 घंटे का होता है। इसके अंदर आती हैं मिडाजोलाम और टाइओजोलाम, ठीक है। जो भी लाम और पाम वाली ड्रग्स होती हैं वो बेंजोडाइजापीन ड्रग्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, जैसे कि इनका ड्यूरेशन होता है लगभग 5 से 15 घंटे तक इसका असर रहता है। मतलब थोड़ा सा आदमी नींद में रहेगा, थोड़ा नशे में रहेगा। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि एल्प्राजोलाम, ओजाजेपाम, लोराजेपाम, ये सारी ड्रग्स जो होती हैं वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं। ये सबका यूज किया जाता है नींद ना आने में, ठीक है। नेक्स्ट फिर होती है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, जिनका असर होता है 20 से 60 घंटे तक का, जैसे कि डाइजापाम, निट्राजेपाम, क्लोंजापाम, ये सारी ड्रग्स का यूज किया जाता है जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें सीडेट करना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट फिर है फ्लूमाजेनिल यूज एज एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजापीन, यानी कि बेंजोडाइजापीन का फ्लूमेंजानिल ये हमारा एंटीडोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर होती हैं बार्बिटरेट्स। बेंजोडाइजापीन हो गई, अब बार्बिटरेट्स है और उसके बाद फिर नॉन बार्बिटरेट नॉन बेंजाडाइजापीन ड्रग्स होती हैं। बार्बिटरेट्स आर द सॉल्ट ऑफ बार्बिटरिक एसिड, ठीक है। ये जो बार्बिटरिक एसिड होता है उसकी जो सॉल्ट होती है उन्हें हम बार्बिटरेट कहते हैं। इनका यूज किया जाता है हिप्नोटिक और सिडेटिव इफेक्ट के लिए। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। जो लॉन्ग एक्टिंग होती है उसका असर होता है 5 से 8 घंटे का। इसमें जैसे कि पेंटोबार्बिटल, ये ऐसा इसका यूज किया जाता है। एंटी कन्वर्जन के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि झटके ना आने के लिए भी इस ड्रग का यूज करते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिटरेट्स होती हैं, इनका एक्शन होता है लगभग 5 से 8 घंटे का, ठीक है, सेम ही है लगभग। और इसमें क्या होगा, पेंटोबार्बिटल और अमियोबार्बिटॉल। शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटरेट्स के अंदर आएंगी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 1 to 5 आवर्स। अभी इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 1 से 5 घंटे का होता है। इसके अंदर आएगी सीको बार्बिटॉल। नेक्स्ट फिर है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटरेट्स। इनका जो एक्शन होता है वो 1 घंटे से भी कम का होता है। थियोपेंटल सोडियम होती है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म एनेस्थीसिया के लिए। ईसीटी देने से पहले इसी का यूज किया जाता है, थियोपेंटाल सोडियम का, ठीक है। 1 घंटे से कम का इसका असर होता है। नेक्स्ट फिर है नॉन बार्बिटरेट्स, नॉन बेंजोडाइजापीन एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इसके क्लासिफिकेशन क्या है, क्यूनाजोलिन, ये मेन स्ट्रीट ड्रग्स होती हैं, ठीक है। बेंजोडाइजापीन के पहले इन्हीं का यूज किया जाता था, जैसे कि मेथाक्यूनोलोन। अल्कोहल का यूज किया जाता था पहले के टाइम पर एज अ एंटी एंजाइटी और सीडेशन, बट बाद में क्या पता चला कि अल्कोहल की वजह से डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा डेवलप होती है, अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाता है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती थी। नेक्स्ट फिर एंटी हिस्टामिन का भी यूज किया जाता है। इट इज यूज एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स इन इज मिनिमल टुडे। आज के टाइम पर एंटी हिस्टामिन का यूज बहुत कम किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, जैसे कि फेनार्गन और हाइड्रोक्सीजिन, ठीक है। प्रोमिथाजिन भी इसी को बोलते हैं, फेनार्गन को, ठीक है। नेक्स्ट फिर बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है। बेसिकली दीज ड्रग्स आर एंटी हाइपरटेंसिव बट टुडे मेनली यूज एज एंटी एंजाइटी, एग्जाम्पल प्रोपेनोलोल, ठीक है। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होती है मेनली क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव होती है, हाइपरटेंशन के अंदर दिया जाता है, बट इसका यूज एज अ एंटी एंजाइटी भी किया जाता है। नेक्स्ट फिर होती है मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स। अब मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स को ही एंटीमेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं, जो कि मेनिया के अंदर दी जाती हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका होता है प्रोबेबली एंटीमेनिक एजेंट्स प्रोड्यूस मेनी
केमिकल चेंजेस इन द एरिया ऑफ ब्रेन। तो ये जो एंटीमेनिक एजेंट्स होते हैं ये कई सारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस को पैदा करते हैं ब्रेन के अंदर। दीज चेंजेस मे अफेक्ट नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इन्वॉल्व्स इन द इमोशन। ठीक है, ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होते हैं ये अफेक्ट करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को। ठीक है, जैसे कि सेरोटोनिन के बढ़ जाने की वजह से मेनिया होता है, तब इसे कम करने का काम करती है। इट में डिक्रीज और इंक्रीज नर्व एक्टिविटी और इम्पल्सेस। ठीक है, इंडिकेशंस कब कब यूज करना है, मूड डिसऑर्डर्स लाइक मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइक्लिक डिप्रेशन और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स इनके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम जो एंटीमेनिक ड्रग्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। ठीक है, एक मूड डिसऑर्डर होता है मेनिया, उसके अंदर जो फर्स्ट ड्रग होती है लिथियम कार्बोनेट होता है। 900 से 1200 mg का डोज इसका होता है। और जब भी हम लिथियम कार्बोनेट दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो हमें एक चीज ध्यान में देनी होती है कि जो पेशेंट का लिथियम कार्बोनेट का लेवल है ब्लड सीरम के अंदर वो हमारा 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होना चाहिए। और अगर ये 1.5 से 2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर हो जाता है तो यानी कि वो टॉक्सिसिटी हो गई है, लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है। इसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है हमारे रीनल फंक्शन में, थायराइड फंक्शन के अंदर। और ये लिथियम क्या होता है, ये क्रॉस भी कर सकता है प्रेगनेंसी के अंदर प्लासेंटा को। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। और इसीलिए जब भी लिथियम किसी पेशेंट को दिया जाता है तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। लेवल ऑफ लिथियम शुड बी चेक्ड एट 1 to 2 मंथ इंटरवल। हर महीने एक बार चेकअप कराना होता है लिथियम के लेवल का। और इसके अंदर फ्लूइड और सॉल्ट का इंटेक बढ़ा देना होता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एंड सोडियम कार्बोनेट यूज टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स यानी कि मैनिटॉल वगैरह इनका यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है ताकि लिथियम कार्बोनेट ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब हम कुछ अदर ड्रग्स की बात करते हैं। अदर ड्रग्स के अंदर जैसे कि मेनली ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंसी के ट्रीटमेंट में एवर्जन थेरेपी का यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंसी में तो कई सारी भी थेरेपी यूज की जाती हैं, साइकोथेरेपी भी यूज की जाती हैं, बिहेवियरल थेरेपी भी यूज की जाती है। बट अभी हम सिर्फ ड्रग्स का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम एवर्जन थेरेपी पढ़ेंगे। ठीक है, एवर्जन थेरेपी एक हमारी बिहेवियरल थेरेपी होती है जिसके अंदर जो भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं उनको चेंज किया जाता है। जैसे कि मान लो हमारे बिहेवियर में कि हम रोज रात को बिना ड्रिंक किए हुए, बिना अल्कोहल लिए हुए सो नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इसको वापस से इस बिहेवियर को चेंज करना, नॉर्मल में लाना, उसे हम एवर्जन थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, एक टाइप है ये बिहेवियरल थेरेपी का। पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस विथ अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लीजेंट स्टिमुलस का मतलब समझ रहे हो कि मतलब अच्छा लगना। जिसे हम अल्कोहल क्यों लेते हैं, ताकि हमें अच्छा लगे, दुनिया अच्छी अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इस थेरेपी के अंदर जो हमारा अच्छा लगने वाला स्टिमुलस था, यानी कि अल्कोहल लेने के बाद जो हमें अच्छा लग रहा था उसको अब ना अच्छा लगने वाला रिस्पॉन्स बना दिया जाए। तो उसके अंदर अल्कोहल लेने के बाद हमें कुछ ऐसा हो जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। आगे पढ़ो, मैं बताता हूँ क्या होता है। So, even in the absence of unpleasant response, the pleasant stimulus becomes unpleasant. ठीक है, ऐसे तो हमारा क्या था, अब मान लो आपको कुछ काम करने में बहुत मजा आता है। गर्मी के टाइम में आप जाके बाथरूम में, मतलब छोटे बच्चे थे जब, तो बाथरूम में जाके नल खोलकर नहाते थे। ठीक है, तो और मम्मी पकड़ लेती तो बहुत मारती थी, तो दोबारा आप उस काम को करने जाने में थोड़ा सा डर लगता था ना, कि हमारा मजा तो आएगा नहाने में वहां पर, लेकिन नहाते हुए अगर पकड़े गए तो मम्मी बहुत मारेंगी। ठीक है, तो आपका ये जो प्लीजेंट स्टिमुलस था कि नहाना, बट अगर मम्मी पकड़ लेंगी तो वो अनप्लीजेंट बन जाएगा ना। तो ऐसे ही आप मान लो जब मम्मी नहीं भी होती हैं तो आपको ये डर रहेगा ना कि हाँ मम्मी आ गई तो मुझे मारेंगी। तो यही सेम काम यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, कि यानी कि अल्कोहल लेने के बाद हमें अच्छा तो लगना चाहिए था, बट हम एक ऐसी दवा पहले उसको खिला देते हैं पेशेंट को
कि अल्कोहल लेने के बाद उसके ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं कि पेशेंट अब जब वो बिना ड्रग लिए भी डरने लग जाता है। ये पेशेंट को बताया नहीं जाता कि हम आपको दवा दे रहे हैं, पेशेंट को मान लो खाने में, पानी में, किसी भी चीज में मिला के ये ड्रग दे दी जाती है। उसके बाद जब भी पेशेंट अल्कोहल लेगा तो उसको वॉमिटिंग होना, नौजिया होना, सिर में दर्द होना, ऐसे मतलब अजीब अजीब सिम्टम्स आएंगे जो कि नहीं आने चाहिए थे, यानी कि वो अनप्लीजेंट हो गए। तब इंसान अपने आप धीरे धीरे उस चीज को छोड़ देगा कि अरे यार इसको पीऊंगा तो मुझे उल्टी होगी, सिर दर्द होगा, ये सब होगा, तो वो नहीं लेगा। If punishment is given after a specific behavior, then the specific behavior will be inhibited. जैसे कि अगर मम्मी पकड़ लेती हैं कोई काम करते हुए, फिर मार पड़ती है, तो आप उस काम को दोबारा करने जाने में डरते हो, हिचकते हो या फिर उसे छोड़ देते हो। इसीलिए पनिशमेंट मिलने के बाद कोई भी बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। स्कूल में जैसे आप कॉपी जब आप कंप्लीट नहीं करते थे तो आपको बाहर खड़ा कर दिया जाता था, हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता था, तो अगले दिन आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करके सबमिट करते थे ना। ठीक उसी तरह से पनिशमेंट यहाँ पे भी काम करती है। इन केमिकल एवर्जन थेरेपी, ठीक है, ये एवर्जन थेरेपी है। केमिकल एवर्जन थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट में बी ट्रीटेड विथ अ ड्रग कौन सी होती है, डाइसल्फिरम, जो मैं आपको बता रहा था, डाइसल्फिरम। और इसको ये ऐसा करती है कि जब भी आप इसके लेने के बाद जब भी आप किसी कंजम्पशन करते हो किसी सब्सटेंस का, जैसे कि अल्कोहल का, तो वो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हो जाता है। अब वो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट के अंदर क्या क्या होता है वो अभी हम समझते हैं। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आएंगे जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन होना, डिस्पीनिया होना, फ्लशिंग ऑफ फेस होना, ट्रिमर्स आना, एंशियस फीलिंग होगी, वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब क्या होता है, वर्टिगो मतलब यानी कि मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, ठीक है, ये गाना था ना। वर्टिगो का सेम मतलब होता है कि आप ऐसे खड़े रहोगे फिर भी आपको लगेगा आसपास सब कुछ चल रहा है, ये दुनिया घूम रही है, सब कुछ चल रहा है, मतलब चक्कर आना, ठीक है। हेडेक और हाइपोटेंशन, ये सब सारे सिम्टम्स आते हैं ये ड्रग लेने के बाद अगर आप अल्कोहल लेते हो तो डाइसल्फिरम क्या होती है, एक अल्कोहल सेंसिटिव ड्रग है। डाइसल्फिरम कब डिस्कवर की गई थी, 1930 में डिस्कवर की गई थी। बिकम ड्रग ऑफ चॉइस इन दी अल्कोहल डिपेंडेंस पर्सन, जो भी अल्कोहल पे एकदम डिपेंड हो जाते हैं पर्सन, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। When alcohol is ingested by a person who is on disulfiram therapy, the patient felt bad experiences। ठीक है, यानी कि जब भी जो पर्सन है जिसने डाइसल्फिरम थेरेपी ले रहा होता है, अगर वो अल्कोहल लेता है तो उसके अंदर बहुत सारे बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सिम्टम्स के अंदर बताया। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आप आराम से रीड कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया पूरा साइकोफार्मेकोलॉजी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।